नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं, लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी विद्यार्थी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए। आज की अपनी जो प्यारी क्लास होने वाली है दोस्तों, करंट अफेयर की, इस क्लास के अंतर्गत आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, एक बार जल्दी से लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार बता दीजिए मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बता दीजिए ताकि हम सेशन की ओर बढ़ेंगे और सेशन की ओर अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथियों एक बार साथी कमेंट कर देना और बता दीजिए जो भी विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार से भी आगे तैयारी कर रहा है साथियों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। साथियों अभी आपके सामने लगातार हमारा जो चैनल है लर्न एंड प्रेप राजस्थान के नाम से, यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आ रहा है। साथियों सभी से निवेदन करता हूँ, बिल्कुल दीक्षा गुजर जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ शिवम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। और भी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करिए ताकि सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। आज के नए प्रश्नों की श्रृंखला में हम यहाँ उम्मीद करते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। दीक्षा जी बता रहे हैं एकदम बिल्कुल साफ आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी आपको। तो उम्मीद करता हूं मैं आज के नए प्रश्नों की ओर, कल भी अपन ने बात करी थी, लगातार क्वेश्चनों को लेकर आए थे साथियों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं साथियों। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, हम करंट अफेयर की क्लास रेगुलर लेकर आ रहे हैं साथियों। कमेंट करना जरूर, कैसी लगती है आपको एक बार शेयर कर देना। देखिए थोड़ा सा हम आपके लिए एक अच्छी वाली शायरी से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ताकि आपको भी लगे। बिल्कुल बंसीलाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इस मोटिवेशन शायरी से आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूं। देखो भाई, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ जाती है। तो ये आपको एक मोटिवेशन शायरी के साथ में आपकी शुरुआत कर रहा हूं साथियों। आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? जी बिल्कुल, प्रद्युमन जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद भारतीय। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों, चार ऑप्शन आपको पढ़ना है। श्याम जी बिल्कुल, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दीक्षा जी बिल्कुल, वाह भैया। पूजा मीणा जी बता रहे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रद्युमन जी को राधे राधे और लगभग शिवम जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए साथियों क्वेश्चन है, कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी डबल टेनिस, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। यहां पर चार ऑप्शन है साथियों। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको ऐसा शब्द आपको देखने को मिले कि कैसलिंग होता क्या है, तो याद रखना दोस्तों, कैसलिंग ये शतरंज एक गेम होता है दोस्तों, शतरंज से संबंधित है, ये खेल होता है। और इसकी शुरुआत आपने देखी 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में यूरोप में क्या किया था दोस्तों, इसका अवगत कराया था 14वीं शताब्दी के लगभग। यूरोपीय देशों में क्या किया था दोस्तों, यहां पर इसका आविष्कार हुआ था। तो यहां पर कैसलिंग जो होता है एक शतरंज होता है, खेल होता है। इसमें याद रखना दोस्तों, यह याद रखना, कैसलिंग शतरंज की एक प्रविष्ट चाल होती है। क्या होती है भैया? चाल होती है, प्रविष्ट चाल होती है। यानी ये जो गेम होता है, शतरंज गेम होता है, इस गेम में जो ये शब्द दे रखा है कैसलिंग, ये एक प्रकार की चाल होती है। इसमें एक खिलाड़ी एक समय में दो स्थान आगे बढ़ता है। याद रखना दोस्तों, इसमें एक खिलाड़ी जो होता है, एक खिलाड़ी एक ही चाल में दो स्थान आगे बढ़ता है। याद रखना, तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, शतरंज गेम होता है। जी बिल्कुल, यहां पर
प्रद्युमन जी का राधे राधे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और यहाँ पर दीक्षा जी का भी बिल्कुल आंसर आ रहा है। बंसीलाल जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। लगभग प्यारे सभी साथियों का आंसर आ रहा है। एक बार निवेदन करता हूं दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको लगातार कमेंट करता ही रहना है जब तक क्लास चलती रहे तब तक। चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर बात करता हूं मैं। देखो साथियों, क्वेश्चन है आपके, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस, विश्व शांति और समझ दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस 2025 का कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी पर 21 फरवरी, ऑप्शन सी 23 फरवरी, ऑप्शन डी आपके सामने 15 फरवरी। जल्दी से कमेंट करिए। अंकिता मीना जी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहां पर आपके सामने साथियों, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस 2025 कब मनाया गया है? याद रखना दोस्तों, 23 फरवरी को। कब मनाया गया है दोस्तों? 23 फरवरी को मनाया गया, विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। याद रखना यहां पर यह जो इसका उद्देश्य है, समाज को एकता के रूप में और समानता शांति के रूप में क्या करना है? यहां बढ़ावा देना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर बात करते हैं दोस्तों, कभी शब्द आता है कि विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी। 23 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष क्या करता है? 23 फरवरी को यह क्या करता है? विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। याद रखना। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। विश्व शांति एवं समझ दिवस, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, 23 फरवरी, हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व शांति और समझ दिवस 2025 के जो थीम है दोस्तों, क्या है थीम इसकी? अगर क्वेश्चन आता है थीम से संबंधित तो आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव और सहयोग। विश्व शांति और समझ दिवस 2025 की जो थीम है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव और सहयोग है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को समानता और शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल रोहन वर्मा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीक्षा जी का बिल्कुल आ रहा है आंसर, बंसीलाल जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और अंकिता मीना जी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं बराबर। और कमेंट लगातार दीजिए साथियों, ताकि हौसला बढ़ता है। जब मंजिल आपको मिल जाती है तो आपका उतना हौसला बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से मैं आपको देखकर मुझे इतनी उम्मीद आती है, इतना जोश आता है, इतनी ताकत आती है कि मैं आपको दुनिया के सारे क्वेश्चन हल करवा दूं। ऐसी इच्छा होने लग जाती है जब आप मेरे साथ बने रहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, बात करता हूं आगे के क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय, देखिए साथियों आपको चेहरा दिख रहा होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपको चेहरा देखकर आपको पहचान करनी है साथियों। मैं अब आपके लिए पीपीटी के अंतर्गत आपके हर प्रश्न के साथ में इमेज लगाकर लाता हूं, क्योंकि आपको पहचान हो जाए। आप इस इमेज से आप जल्दी समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहां पर बच्चे कमेंट करें साथियों। यहां पर ऑप्शन है अजय कुमार मिश्रा जी, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी अमित खेर। यहां पर याद रखना, प्रधानमंत्री का किसका है दोस्तों? अपना जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी है ना, उनका भी प्रधान सचिव द्वितीय किसे बनाया गया? तो याद रखना, द्वितीय सचिव किसे बनाया गया दोस्तों? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी को बनाया गया। शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय रूप में बनाया गया है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, ऑप्शन नंबर आपका सामने सी। याद रखना ये कौन थे पहले? तो याद रखना आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे दोस्तों? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी। इन्हीं के स्थान पर किसने, अभी कौन बन गया? तो आरबीआई के पूर्व जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी, इनको तो बना दिया प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। और इससे इन्हीं के स्थान पर किसने? तो याद रखना दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी जो बने आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की बात आती है, अगर क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी,
संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया। ये किसके स्थान पर बनाया गया? शक्तिकांत दास के स्थान पर बनाया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपके सी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखना प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना साथियों यह द्वितीय है, प्रथम आपके कौन है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना जो प्रथम है आपके वो पीके मिश्रा जी है। इसके प्रथम कौन है दोस्तों? ये प्रधान सचिव द्वितीय है। अगर प्रथम की बात आती है तो प्रथम कौन है? पीके मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर रहेगा। जी बिल्कुल बच्चे के आंसर आ रहा है शक्तिकांत दास जी, और इनके स्थान पर अभी आरबीआई के जो नए गवर्नर बनाए संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को। अशोक महावर जी को गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग आपको, वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि एक बार कमेंट कर दीजिए बात समझ में आई या नहीं आई है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली श्रृंखला में आपको अच्छे प्यारे क्वेश्चन साथ में लेकर चल रहे हैं साथियों, और तो क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपके लिए बहुत जल्द महा मैराथन क्लास लेकर आने वाला साथियों, जिसके अंदर आपके जनवरी का और फरवरी का पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ पढ़ाया जाएगा। एक प्रकार से रिवीजन क्लास भी हो जाएगी, और नया आपका इसके अंदर जो भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को भी आपको एक साथ में आपको करवा दूंगा। आपके लिए थोड़े से प्रश्नों का थोड़ा ढीला है दोस्तों, लेकिन ये एक साथ पूरा महीना होने वाला है। इस फरवरी महीने के अंतिम दिन में मैं आपके लिए पूरी रिवीजन क्लास लेकर आऊंगा जनवरी और फरवरी माह की। ठीक है साथियों, चलते हैं बात करते हैं आगे। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं कि ये प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय जिसे बनाया गया रविकांत दास जी को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी, जिनको प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी पहले कौन थे? यहां पर डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ में दूसरे प्रधान सचिव के रूप में इसे काम करेंगे। यानी यहां पर प्रथम कौन है दोस्तों? तो प्रथम है पीके मिश्रा जी। इनके साथ में मिलकर ये शक्तिकांत दास जी क्या करेंगे? काम करेंगे। तो यहां पर दो आपके क्या है? प्रधान सचिव नियुक्त किए गए, एक पीके मिश्रा जी, एक शक्तिकांत दास जी को। ठीक है भैया, चलते हैं आगे की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, आपको एक इमेज दिख रही होगी, इमेज में आप पहचान रहे होंगे, और पहचान में आपको दिख रहा होगा यार प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी है तो बिल्कुल आपके सामने यहां पर ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? याद रखना दोस्तों, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बजट की क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगा साथियों। एक आध दिन और रुक जाओ आप, 1 या 2 दिन के अंदर आपको बजट की क्लास पूरी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। बिल्कुल आपके सामने प्रद्युमन जी, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, मेहनत कीजिए, जीवन में सफलता और तरक्की कीजिए। सफलता आपको 100% मिलेगी सभी प्यारे बच्चों को, ये मेरा वादा है आपसे, और आपके जीवन के लिए मैं ऊपर वाले से और पूरी लगन के साथ में आपके लिए मेहनत करूंगा साथियों। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है अपना? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? ये आपकी इमेज दिख रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी जो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने भी दिल्ली में भी आपके 8वें चुनाव को जीता था, और वहां के मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया? रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया दोस्तों। इन्होंने 20 फरवरी को शपथ उसको दिलाई थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो रेखा गुप्ता जी। और रेखा गुप्ता जी ने किसके स्थान पर शपथ ग्रहण करी है? तो याद रखना, पहले आप यानी आम आदमी पार्टी की जो यहां पर महिला
थी पहले, तो वो कौन थी दोस्तों? तो मार्लेना थी। और मार्लेना के स्थान पर आप जानते हैं ये चौथे नंबर की मुख्यमंत्री बन गई है। तो यहां पर बात करें हम दोस्तों कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी जो 57वें राष्ट्रीय दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे, वो मॉरिशस के, कहां के, कौन से देश के? मॉरिशस देश के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो याद रखना 12 मार्च को होने वाले जो समारोह में ये कहां जाएंगे दोस्तों? तो यहां पर मॉरिशस देश में जाएंगे, जहां पर ये मुख्य अतिथि रहेंगे। वहां के जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने बताया है और ऐसी बात आपके सामने आई है। देखिए भाई, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। किसने कहा है दोस्तों? तो मॉरिशस जो देश है आपका, उसके प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जी है। इन्होंने बताया कि मॉरिशस में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो 12 मार्च को नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 और 12 मार्च को पोर्ट लुइस का दौरा करेंगे। कहां का दौरा करेंगे दोस्तों? पोर्ट लुइस का दौरा करेंगे। और मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। कब मनाता है दोस्तों? मॉरिशस 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और यह 1968 में ब्रिटिश शासन से ही अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है दोस्तों, ये याद रखना। 1968 से ही ब्रिटिश शासन से अपने स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये याद रखना दोस्तों। तो कहां पर दौरा करेंगे? याद रखना दोस्तों, पोर्ट लुइस में 11 और 12 मार्च को ये क्या आएंगे? प्रधानमंत्री जी जाएंगे। तो मॉरिशस देश के अंदर ये मुख्य अतिथि के रूप में क्या होंगे दोस्तों? शामिल रहेंगे 12 मार्च को। ठीक है भैया, बात करता हूं मैं आगे। बहुत बढ़िया पूजा जी मीना को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बता रहे हैं बच्चे, आंसर आ रहे ऑप्शन नंबर 3 बेबी मेघवाल जी का भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बिल्कुल यहाँ पर प्रियंका जी भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बंसी जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बेबी जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पूजा मीणा जी भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों का आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इमेज दिख रही होगी, जिससे पहचान हो रही होगी। देखो भाई, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? यहां पर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान जी, और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह जी। यहां पर बच्चों आंसर जो आ रहे हैं, और बिल्कुल बच्चों के आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया। इसका सही आंसर है साथियों शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। तो याद रखना दोस्तों, कृषि मंत्री है। कौन है दोस्तों? कृषि मंत्री है। कौन है कृषि मंत्री? शिवराज सिंह चौहान जी है। तो इन्होंने दिल्ली में 3 दिवसीय यहां पर मेला है, इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का दिल्ली में 3 दिवसीय मेले के रूप में यहां उद्घाटन किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान बच्चों आंसर बता रहे हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तुझसे नहीं होगा, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा तेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे से नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंकिता मीणा जी को राधे राधे, बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन कही थी। और इस लाइनों से आपको भी अवगत करा देते हैं कि जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में तभी सफलता मिलती है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो दोस्तों हमेशा अपने परिवार वालों को देखा करो, अपने बूढ़े माँ बाप को देखा करो, उनके चेहरे को देखकर पढ़ा करो। एक ना एक दिन जिंदगी में आपकी रौनक आने वाली है, आपकी सफलता आपको मिलेगी जरूर। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कर्म जिंदगी में करते रहो, आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा साथियों। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस बात पे मैं आपको एक शायरी और सुनाऊंगा। थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको शायरी सुनाई जाएगी।
चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही आंसर है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। शिवराज सिंह चौहान कौन है? कृषि मंत्री है दोस्तों। इन्होंने दिल्ली के अंदर 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले 2025 का आयोजन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। बात कर लेता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले 2025 का आयोजन किया, उद्घाटन किया गया है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो याद रखना, उन्नत कृषि विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। अगर इंग्लिश में बात करोगे तो एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, ये इसकी क्या है दोस्तों? 2025 की थीम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, हाल ही में वन मैन ऑफिस, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने की है दोस्तों? डायग्राम देखकर तो आपको पहचान आ गई होगी। डायग्राम से आपको दिख रहा होगा एक LIC दिख रहा है, और LIC इंश्योरेंस जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, जो आप जानते हैं कि अपने जीवन में हम इंश्योरेंस करवाते हैं, और इंश्योरेंस करवाते हैं तो याद रखना दोस्तों, वो तो चला जाता है लेकिन पीछे वाले के ही काम आता है। लेकिन जीवन में लाइफ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। यह लंबे समय के लिए होता है दोस्तों, कभी 20 साल, कभी 30 साल, 50 साल, हो सकता है हम 20 साल तक भरते भरते LIC को अपन ही ने नहीं रहे तो फिर क्या होगा? पीछे वाले मौज मस्ती करेंगे। तो ये तो कह के जाएंगे कि कुछ नहीं तो कुछ अपने लिए छोड़कर गए। तो इसलिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है, तो LIC जरूर करवाना है। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने की? डायग्राम देख के तो आपको लग रहा होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस है, भारतीय जीवन बीमा है दोस्तों। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने, किसने किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने यहां पर वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके सामने बी ऑप्शन है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन है। बच्चे बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों का। चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। देखो भैया, अगर आपसे पूछ लिया जाए LIC से संबंधित शब्द आया भारतीय जीवन बीमा, अगर आपका यहां पर ऑप्शन आ रहा है तो यहां थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी बात कर लेता हूं मैं। LIC के जो अध्यक्ष है साथियों, कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। कौन है दोस्तों LIC के अध्यक्ष? सिद्धार्थ मोहंती है। और भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंट के माध्यम से वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है, ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। इसकी थीम है दोस्तों भारतीय LIC, जो भारतीय जीवन बीमा की जो थीम है 2025 की, वो है बिक्री बल को सशक्त बनाना। बिक्री बल को सशक्त बनाना, जो सेल्स कर्मचारी होते हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए यहां पर इन्होंने 2025 की थीम रखी है दोस्तों। तो बच्चों आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बात अच्छे है, और बात कर लेते हैं साथियों आपके सामने। यहां पर दो दिख रहे हैं, दोनों डायग्राम में, दोनों इमेज जो आपके सामने है, इन्हीं में आपको यहां पर चेहरे पहचान में आ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं मैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने लिथियम अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च, याद रखना दोस्तों, अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च। हाल ही में भारत ने लिथियम रिसर्च के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर कर दिए गए हैं? कौन से देश के साथ में भारत ने हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो याद रखना, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन चिली, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना दोस्तों, भारत ने अर्जेंटीना के साथ में मिलकर यहां पर क्या किया दोस्तों? ज्ञापन पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, अर्जेंटीना के साथ में। बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हैं जिन्हों का आंसर आ रहा है, बंसीलाल जी का आंसर आ रहा है, बेबी जी का आंसर आ रहा है, और बिल्कुल यहां पर प्रद्युमन जी का बिल्कुल आंसर आया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत व अर्जेंटीना, भारत व अर्जेंटीना देश ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर क्या कर दिया दोस्तों, हस्ताक्षर कर दिए। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देता हूं मैं। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन निवेश में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया इन्होंने, तो याद रखना अर्जेंटीना में संसाधन सुरक्षा, क्या है दोस्तों, अर्जेंटीना में संसाधन सुरक्षा को बढ़ावा देना और मजबूत करना, इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए अवसर का विस्तार करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बिल्कुल आपके सामने है साथियों, इसीलिए इन्होंने, भारत ने और अर्जेंटीना देश ने मिलकर एक ज्ञापन पत्र पर, समझौता जो पत्र है जिस पर क्या कर लिया इन्होंने, हस्ताक्षर कर दिए। वहां के लिए इन्होंने निवेश भी बढ़ा दिया और वहां पर एक समझौता ज्ञापन जो खनन क्षेत्र है इनके लिए क्या हो गया, सहयोग करने के लिए। बिल्कुल यहां पर अंकिता मीणा जी का, पूजा जी का बिल्कुल यहां पर आंसर आ रहा है। और बिल्कुल यहां पर बंसी लाल जी अहीर कह रहे हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, जरा तू कोशिश तो कर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बंसीलाल जी को आभार व्यक्त करता हूं। ऐसी मोटिवेशनल शायरी के साथ में बच्चों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है साथियों। आप भी इसके साथ में ताकत के साथ में, जुनून के साथ में, अपने हौसले के साथ में आगे बढ़िए, मंजिल की ओर बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन है आपके सामने 8वां, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोना। देखो दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोना कहां स्थित है। ये एक पहाड़ी दिख रही है आपको, इस पहाड़ी बहुत ऊंची पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला जो है इसके ऊपर यहां पर जो ये माउंट आबू बोल सकते हैं इसको, यानी माउंट डुकोना का अर्थ होता है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखना दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी जब फटी थी तो यहां पर ज्वालामुखी फटने पर यहां पर बहुत सारे अंगार, ये बहुत सारी गर्म ज्वालामुखी बाहर निकली पहाड़ से, पर्वत श्रृंखला से, तो इसको कहते हैं माउंट डुकोना। तो हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोना कहां स्थित है दोस्तों, इसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। यहां पर जो विस्फोटक हुआ होगा, इस विस्फोटक के साथ में यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ज्वालामुखी निकली है और बहुत खतरनाक होती है ज्वालामुखी। तो चेतावनी भी आपको मिली है, भारत देश को भी चेतावनी मिली दोस्तों। तो याद रखना इंडोनेशिया कहां पर हुई, इंडोनेशिया पर स्थित है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है एक प्रकार से, तो माउंट डुकोना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके कारण देश के ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक आपदा और न्यूनीकरण केंद्र ने विमानन चेतावनी जारी की है दोस्तों। वहां पर इंडोनेशिया में जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी फटी, जिसके कारण आपको एक चेतावनी मिली। तो जिसके कारण देश के सभी ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक आपदा द्वारा एक विमानन चेतावनी जारी की है कि ये ऐसा नुकसान हुआ है दोस्तों, तो आप भी सतर्क रहिए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। बिल्कुल मुकेश कुमार जी बैरवा का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में नाउडेक्स 2025, हाल ही में नाउडेक्स 2025 कहां आयोजित की गई है। देखो दोस्तों, ये एक प्रकार का जहाज है और ये जहाज है, जहाज का नाम है दोस्तों नाउडेक्स 2025, जिसे स्थापित किया गया है। ये समुद्री इलाकों में आपकी चलता है, बोट जिसे बोलते हैं, जहाज बड़ा शिप है और शिप में आप जानते हैं यहां पर आराम से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर
पोरबंदर बोल सकते हैं, जहां से आप इसके माल को ढोने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक प्रकार का शिप है दोस्तों। तो नाउ डेक्स 2025 कहां आयोजित की गई है? ऑप्शन ए दुबई में, ऑप्शन बी मस्कट, ऑप्शन आबू धाबी, ऑप्शन डी दोहा। तो यहां पर याद रखना, ये जो नाउ डेक्स 2025 जो आयोजित की गई है दोस्तों, आबू धाबी में। कहां पर की गई है? आबू धाबी में इसे स्थापित किया गया है, आयोजित किया गया है दोस्तों। ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, भारतीय तट रक्षक जहाज सूर है, भारतीय तट रक्षक जहाज सूर है। ये 15 से 21 फरवरी 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन तथा अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इसमें भाग लिया। दोस्तों देखो, भारतीय नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी ने क्या किया दोस्तों? भाग लिया। तो ये भारतीय तट रक्षक जहाज सूर है, जो 15 से 21 फरवरी 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना में ये भाग लिया दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चले भाई, बात करते हैं आगे। यहां पर बच्चे के कमेंट नहीं आ रहा है, बराबर कमेंट करिए साथियों, ताकि हौसला बढ़ता रहे, मंजिल मिलती रहे। और जिंदगी में तरक्की आपको तभी मिलती है जब आप लगातार हमारे मनोबल को बढ़ाओगे, तब भी आपको मनोबल अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हर वक्त आपको अपना टारगेट नजर आए। जिंदगी में सबसे बड़ी बात कही है दोस्तों प्रद्युमन जी ने, बहुत बढ़िया। जिंदगी में अगर आपने किसी भी प्रकार से अपने टारगेट को बना लिया, गोल बना लिया, उस गोल को करना आपको हासिल हो गया, उस गोल को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो टारगेट बनाना पड़ेगा। बिना टारगेट से जीवन में हम किसी प्रकार से नहीं जी सकते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। याद रखना। पूजा मीणा जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। बंसी जी का बिल्कुल सही आंसर है। प्रद्युमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला बुलंद करने के लिए। चलते हैं, बात करते हैं आगे। देखो भैया, 2025 गिद्ध जनगणना, किसकी जनगणना की गई है? गिद्ध की। आप जानते हैं गिद्ध जहां पर आकाश से ऊपर, जब बहुत ऊपर उड़ते हैं, जब नीचे आते हैं, कोई भी यहां पर जीव जंतु मरा हुआ, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, या फिर कोई भी बड़ा ऊंट हुआ, ऐसे जो जानवर होते हैं उन्हें खाने के लिए गिद्ध आते हैं। तो गिद्ध बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, जो बिल्कुल उसकी निगाह ऐसी होती है, उसकी क्षमता इतनी खतरनाक होती है कि जहां मरा हुआ कोई जीव अगर आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण के अनुसार, किसके चरण के अनुसार? प्रथम चरण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? याद रखना दोस्तों, 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहां पर 4 ऑप्शन है साथियों, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल प्रद्युमन जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एमपी शब्द आया है, और एमपी में बिल्कुल मध्य प्रदेश में। कहां पर पाया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए गए, लगभग कितने पाए गए? 12,981। लगभग कितने दोस्तों? 12,981 2025 की प्रथम जनगणना के अनुसार। यहां पर अगर बात करता हूं मैं 2024 में, तो 2024 में कितने थे दोस्तों? तो 10,485, ऐसा कुछ लगभग आंकड़ा अनुमान है, 10,000 से ज्यादा था। तो 2024 के गिद्ध जनगणना के अनुसार 10,000 से कुछ ऊपर गिद्ध पाए गए थे। ये भी कहां पर पाए गए थे? मध्य प्रदेश में। और प्रथम चरण के अनुसार बात करता हूं मैं 2025 की गिद्ध जनगणना के अनुसार, तो भी कितने पाए गए? सबसे ज्यादा कितना पाया गया? 12,981। ये कहां पाया गया दोस्तों? यहां पर मध्य प्रदेश में। और याद रखना दोस्तों, गिद्ध की 7 प्रजातियां होती है। कितनी प्रजातियां होती है? 7 प्रजातियां होती है। 3 स्थानीय, 4 तो स्थानीय होती है, 4 तो स्थानीय होती है, 2 क्या होती है? 3 प्रवासी होती है।
3 प्रवासी जातियां होती है, तो आपके सामने टोटल 7 प्रजातियां होती है। यहां पर गिद्ध की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल प्रथम चरण हुआ था 17 से 19 फरवरी तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। यहां पर दूसरा चरण होने वाला है 29 अप्रैल को, यह भी याद रखना। प्रथम चरण तो कब हुआ था? 17 से 19 फरवरी तक हुआ था। दूसरा चरण होने वाला है जो आपके सामने बिल्कुल 29 अप्रैल को। कब होगा? बिल्कुल 29 अप्रैल को। यहां पर याद रखना दोस्तों। तब बात करें थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली जानकारी बता देता हूं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? ये भी याद रखना आपको, मोहन यादव। कौन है दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम यादव है। पहले कौन थे? तो ये भी याद रखना, शिवराज सिंह चौहान थे। अभी शिवराज सिंह चौहान तो क्या है दोस्तों? केंद्रीय कृषि मंत्री है। और यहां पर मोहन यादव को यहां पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर अगर बात आती है तो कौन है? मंगूभाई छगन पटेल। कौन है दोस्तों? मंगूभाई छगन पटेल। अगर सभा सीटों की बात करता हूं यहां पर मध्य प्रदेश में, तो टोटल कितनी है? 29। यहां पर अगर बात कर रही है तो देखो 2025 गिद्ध जनगणना के अनुसार, प्रथम चरण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कितना है? 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। 2024 की बात करूंगा तो 10,485 गिद्ध थे। और अगर बात करता हूं दोस्तों 2025 जनगणना का पहला चरण मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा 16 से मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी 2025 तक जारी किया गया था। याद रखना 64 डिवीजन में, कितने डिवीजन के अनुसार? 64 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों के अनुसार, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर प्रथम चरण जो हुआ था 17 से 19 फरवरी तक, और द्वितीय चरण होने वाला है दोस्तों जो 29 अप्रैल की बात करें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। गिद्ध जनगणना का दूसरा जो चरण है जिसे हम बोलते हैं समर काउंट, ये 29 फरवरी 2025 में होगा। मध्य प्रदेश में गिद्धों की जो कुल 7 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 4 स्थानीय और 3 प्रवासी प्रजातियां हैं दोस्तों, ये शामिल है। मध्य प्रदेश में अगर व्यापी गिद्ध गणना की अगर शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? 2016 से। कब हुई थी? 2016 से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, लगातार कमेंट करना ना छोड़िए साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्या है दोस्तों? यहां पर हाल ही में चर्चा में रहे झूमर नृत्य, क्या है दोस्तों? झूमर नृत्य का संबंध किससे है? किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहे झूमर नृत्य। देखो घूमर तो अपना बाकी अलग है, राजस्थान का है नृत्य, लेकिन बात आ रही है झूमर। तो झूमर नृत्य का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से यहां पर बच्चे कमेंट करके बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर। बच्चे जल्दी से कमेंट करिए। तो याद रखना दोस्तों, झूमर जो नृत्य है ये कहां का नृत्य है? असम का। कहां का दोस्तों? असम का नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये झूमर नृत्य है दोस्तों। ये इस प्रकार से एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है, जो मतलब बजाने वाला, जैसे आपने देखे होंगे मंजीरे टाइप से बड़ा वाला आता है, जिसे बजा बजा के क्या करते हैं? नाचते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। कहां का है दोस्तों? असम का। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करता हूं मैं। देखिए भाई, असम के जब शब्द आया असम, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो याद रखना हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कहां के मुख्यमंत्री है? असम राज्य के। अगर बात करते हैं असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है दोस्तों? असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर बात करता हूं मैं असम की लोकसभा सीटों की, तो यहां पर असम की लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 14। यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इतिहास के अब तक के सबसे बड़े झूमर, जिसे हम झूमर या झुमेर भी लिखा जाता है। देखो भाई, झूमर या झुमेर भी लिखा जाता है। तो झूमर
बिंदिनिया 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को इतिहास के अब तक के सबसे बड़े झूमर बिंदिनिया 2025 के कार्यक्रम में यहां पर क्या होंगे, शामिल होंगे। झूमर असम की पारंपरिक चाय जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों याद रखना, झूमर असम की, यहां पर याद रखना, झूमर असम की पारंपरिक चाय जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है, ये असम का है दोस्तों। तो यहां पर आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं दोस्तों, तो असम की अगर बात करते हैं सीएम की, तो याद रखना हेमंत बिस्वा शर्मा जी है। गवर्नर की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना लक्ष्मण प्रसाद जी आचार्य है, ये याद रखना। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने टारगेट को बनाना, मंजिल को प्राप्त करना है, और मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन में तब तक संघर्ष नहीं छोड़ना है जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी उस दिन देखना आपके अंदर की जो खुशी होगी वो इतनी खतरनाक और इतनी भयानक होगी दोस्तों, कि आसपास के जो व्यक्ति आपके बारे में जो कहते हैं, जो आपसे जलन करते हैं, वो एक दिन आपकी तारीफ करने लग जाएंगे और कहने लग जाएंगे कि यार बंदे में ऐसा दम तो नहीं था, लेकिन बंदे ने करके दिखाया। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे के क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल आपके आज के जो प्रश्न थे सारे वो लगातार मैंने आपके सारे श्रृंखला में आपको करवा दिए साथियों। मैं आपके लिए बहुत जल्द महामैराथन की क्लास लेने आने वाला हूं, और जब महामैराथन की क्लास रहेगी दोस्तों तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव 1 बाय आपके 7 क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और लगातार आपके जीवन में सफलता प्राप्त, जब तक आपको मंजिल ना मिलेगी तब तक आपको यहां लगातार पढ़ना है साथियों। अपनी मंजिल को ना भूलना है, मंजिल पाने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। तो अब दोस्तों अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी की शुभ रात्रि रहे, धन्यवाद।